गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम टेंस के कुछ रूल्स पढ़ रहे हैं। कुछ रूल्स के अनुसार अपन उसके अंदर यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करना है। तो 3 गोल्डन रूल्स के आगे अपन किस प्रकार से आगे जानकारी प्राप्त करते हैं, ये नेक्स्ट रूल्स को देखते हैं। नेक्स्ट रूल्स अपने पास में जो प्रीवियस रूल्स थे उसके अलावा नेक्स्ट रूल्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट रूल अपने पास में यूनिवर्सल ट्रूथ रूल। यूनिवर्सल ट्रूथ रूल जो अपने पास में, इस रूल का मतलब होता है कि सार्वभौमिक सत्य, किसी भी कार्य को सार्वभौमिक सत्य माना जाए, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में ये बात सत्य हो। इस प्रकार का सेंटेंस कहीं भी अपने को मिलता है तो अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में उसके साथ एस और ईएस लगाना होता है। यहाँ पर 2 टॉपिक दिए गए हैं अपने को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस। कहने का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग अपन करते हैं तो हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वह बहुवचन यानी प्लूरल होना चाहिए, और यदि अपने पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लग रहा है तो हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वह सिंगुलर होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान दो। एग्जाम्पल है जैसे CUCK डबल ओ कुकू ब्लैंक, कोष्टक में दिया NEVER नेवर मेक नेस्ट। क्वेश्चन है कुकू नेवर मेक नेस्ट, मीन है इसका कोयल कभी घोंसला नहीं बनाती, और ये जो सेंटेंस है ये सार्वभौमिक सत्य है, कोयल कभी घोंसला बनाती भी नहीं है। तो सेंटेंस के माध्यम से अपन देखें तो अपने पास में नेगेटिव भाव प्रकट कर रहा है। नेगेटिव भाव प्रकट करने पर अपने पास में आया नेवर, और नेवर से अपने को वैसे भी पता चलता है कि जो अपने पास में सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। वाक्य संपूर्ण दिया गया, यहाँ से यहाँ तक जो सेंटेंस है इस वाक्य में नेगेटिविटी की बात नेवर से पता चली है, तो हमारे पास में ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और सार्वभौमिक सत्य है। तो कर्ता अपने पास में, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अपने पास में है कुकू। कुकू सिंगुलर एक वचन है तो हमारे पास में नेवर को ऐसे रखेंगे क्योंकि नेगेटिव भाव प्रकट कर रहा है। और अपने पास में मेक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ में अपन एस और यस लगाएंगे क्योंकि कर्ता अपने पास में एक वचन है। तो आंसर अपने पास बना नेवर मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। तो इसमें है कुकू और इसके साथ में अपने एस लगा दे कुकूज, कोष्टक में दिया नेवर मेक नेस्ट। तो सेंटेंस को देखते हैं, सेम का सेम सेंटेंस है लेकिन इसमें से जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को डिफरेंट कर दिया गया है। सब्जेक्ट अपने पास में थोड़ी देर पहले सेंटेंस था उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर था, सब्जेक्ट था अपने पास में सिंगुलर यानी एक वचन। अब की बार हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल लिया गया है, बहुवचन करता है कुकूज, बहुवचन। तो कुकूज यदि बहुवचन होगा तो हमारे पास में जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें ओनली फॉर नेवर मेक आंसर आएगा। आपको पता है नेवर तो नेगेटिव भाव को प्रकट कर रहा है और मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट इसी का एग्जाम्पल नेक्स्ट है जैसे दी सन, कोष्टक में है राइज इन दी ईस्ट। वाक्य का जो मीन है वह यह कहना चाहते हैं सूर्य पूर्व से उदय होता है या पूर्व में उदय होता है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है। यानी यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस की यही पहचान होती है कि ये वाक्य हमेशा के लिए ट्रूथ ही होता है। तो ये जिस प्रकार से वाक्य है इस सेंटेंस में अपने पास में सन सिंगुलर है, एक वचन है, तो सिंगुलर सन एक वचन है तो क्रिया की क्या की जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस लगेगा, तो इसमें आंसर आएगा RISES अर्थात राइजेज। तो निम्न रूल्स के माध्यम से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो सेंटेंस में अपन आंसर फॉलो कर रहे हैं ये आंसर हमारे पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस को प्रकट करेगा। नेक्स्ट रूल्स की अपन बात करें तो नेक्स्ट रूल्स अपने पास में जियोग्राफिक व्यूज, इसको अपन कह सकते हैं भौगोलिक विचार या भौगोलिक तथ्य। तो निम्न जो ज्योग्राफिक व्यूज है इसमें अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन एस और ई एस इसमें जोड़ देते हैं।
तो ये भौगोलिकता का जो यानी ज्योग्राफी से संबंधित जो भी पॉइंट होते हैं इसमें, जो पृथ्वी से संबंधित है, चक्रवात से संबंधित है, कहने का मतलब अर्थक्वेक से संबंधित, कुछ भी जो पॉइंट्स इसमें लिए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस कब लगता है? जब हमारे पास में सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो सेंटेंस में वही अपने पास में रूल्स फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। The earth revolve around the sun। मीन है क्वेश्चन का, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ पर चक्कर लगाने की मीनिंग है रिवॉल्व। क्या मीनिंग है? रिवॉल्व। जैसे कि आपने पढ़ा, रिवॉल्व जो शब्द है यह चक्कर लगाना, इसी का मीन। इसी प्रकार से अपने पास में वर्ब और भी हैं चक्कर लगाने की, मूव है, राउंड है। ये सारे शब्द अपने ही जगह ये प्रदान करते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं, जिनका मीन होता है कि चक्कर लगाने यानी घूमना चारों तरफ। तो जिस प्रकार से पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो यह एक भौगोलिक तथ्य है। भूगोल विज्ञान के साथियों ने यानी विज्ञान वालों ने या भूगोल के लोगों ने इन बात को पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो आंसर देते समय हमें सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट अपने पास में सिंगुलर, तो आंसर भरते समय रिवॉल्व ये तो अपने पास में दिया हुआ है। तो कोष्टक में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इसके साथ में अपन और क्या जोड़ देंगे? एस या ईएस। तो इस प्रकार से अपना आंसर क्लियर होता है। यही नीचे वाले दिए गए वर्ड्स का भी आंसर यही उपयोग में लिया जाएगा। तो मूव है तो इसमें क्या प्रयोग होगा? मौज। और इसमें राउंड है तो इसमें हो जाएगा राउंड्स। ये एस और ईएस लगने का एकमात्र रीजन है हमारे पास में सब्जेक्ट। इसी प्रकार से सेकेंड है अपने पास में क्वेश्चन, दी अर्थ रोटेट, दी अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। इसका मीन है सेंटेंस का कि पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है। तो यहाँ पर भी सेंटेंस में हमें वही जानकारी मिली है जो हमारे को ज्योग्राफिक व्यूज प्रदान करता है कि जो भौगोलिक तथ्य है इसमें घूर्णन करना। तो इसमें अपने पास में जो सब्जेक्ट है वो अर्थ है, सिंगुलर है। तो कोष्टक में दिए हुए वर्ड के साथ में अपने को एस और एस का प्रयोग करना है। तो आंसर होगा रोटेट्स। आंसर होगा रोटेट्स। इस प्रकार से यदि अपने पास में यूनिवर्सल ट्रूथ हो और चाहे ज्योग्राफिक व्यूज हो, तो अपन सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग सब्जेक्ट को देखते हुए करते हैं। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो एस और एस वर्ब में लगाते हैं, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपको ये बता दिया था कि एस और एस का प्रयोग किस प्रकार से करना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किस प्रकार करना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रीवियस वीडियो में मिली थी। नेक्स्ट देखें, अब है साइंटिफिक व्यूज। साइंटिफिक व्यूज का मतलब है इस बात को वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध की हुई बात है। ये आती है तो हमारे पास में यदि सब्जेक्ट वही बात आती है, सब्जेक्ट यदि हमारे पास में प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और सब्जेक्ट यदि अपने पास में सिंगुलर हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस का प्रयोग किया जाता है। आइए फॉलो करके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अपने पास में है जैसे जिस प्रकार से वाटर बॉयल अबाउ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पानी 100 डिग्री तापमान से ऊपर उबलना प्रारंभ कर देता है। पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलना प्रारंभ करता है या उबलता है। तो सेंटेंस में अपन देखते हैं कि संपूर्ण रूप से अपने पास में सेंटेंस में सब्जेक्ट अपने पास में है वाटर। जो वाटर हमेशा के लिए क्या माना जाता है? सिंगुलर। और सिंगुलर क्यों माना जाता है? क्योंकि लिक्विड की काउंट नहीं किया जा सकता, और काउंट नहीं होने वाली लिक्विड पदार्थ हमेशा सिंगुलर ही मान्य होता है। तो यहाँ पर कोष्ठक में दी हुई वर्ब बॉयल, और बॉयल के साथ में हमें क्या लगाना होगा? आप बताइए, एस और एस लगेगा या केवल बॉयल का बॉयल रहेगा? शाबाश। जिस प्रकार से आपने ध्यान दिया, आपने बताया कि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वाटर सिंगुलर है और अपने पास में सेंटेंस साइंटिफिक व्यूज को प्रदर्शित करता है। सेकंड सेंटेंस अपने पास में इसी एग्जाम्पल को दर्शा रहा है दूसरे को, और यहाँ पर है फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 0 डिग्री तापमान पर जम जाता है।
पानी 0 डिग्री तापमान पर जम जाता है। यदि अपने पास में सेंटेंस निम्नानुसार दिया गया हो तो अपने पास में फिर देखते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट अपने पास में क्या है? सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अपने पास में जो फ्रीज वर्ड है इसके अंत में ई दिया हुआ है तो अपन इसके साथ में एस और एस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर FREEZE और इसके साथ में अपन एस जोड़ देते, ये हो जाता फ्रीज। ये आंसर निम्नानुसार अपने को प्राप्त होते हैं। यदि अपन रूल्स को फॉलो करते हैं, इसमें फॉलोइंग रूल्स का अपन ध्यान रखते हैं तो स्लोली अपन आसानी से इस क्वेश्चन को कवर भी कर सकते हैं और हम एग्जाम में कभी इस चीज़ के प्रति डाउटफुल नहीं रह सकते। ये 3 रूल्स के आगे नेक्स्ट रूल्स एक बार वापस इन चीज़ों को देखने के लिए अपने पास में बिल्कुल नॉर्मल सी जानकारी आपको प्रदान करते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, चाहे ज्योग्राफिक व्यूज हो, चाहे साइंटिफिक व्यूज, अपने पास में निम्न में से एनी वन रूल आ जाए, लेकिन हमारे को नॉर्मली यही ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस तीनों में फॉलो किया गया है। तो ये अपने को ये ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यानी कि सब्जेक्ट अपने पास में प्लूरल होना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस का प्रयोग तब करते हैं जब हमारे पास में सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। तो इसके पश्चात रूल्स की मैं नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट रूल अपने पास में टू या टू बी के पश्चात टू या टू बी के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। टू या टू बी के पश्चात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, चाहे टू हो या टू बी हो, लेकिन दोनों ही वर्ड कहाँ होने चाहिए? रिक्त स्थान के पहले। ये कहाँ होने चाहिए? रिक्त स्थान से पहले। तो इनके पश्चात रिक्त स्थान आएगा। हमेशा जो ब्लैंक अपने पास में दिया गया है उस ब्लैंक में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा। आप एग्जाम्पल को समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल है राज वांट्स टू कोष्टक में दिया CREAT क्रिएट ए डायग्राम। अपन क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। जो सेंटेंस अपने पास में दिया गया राज वांट्स टू, अपने पास में जो ब्लैंक दिया गया है, ब्लैंक से जस्ट पहले अपन देखते हैं तो अपने पास में एक वर्ड मिला है जो अपने पास में कंजक्शन वर्ड का या प्रीपोजिशन दोनों में से किसी एक वर्ड का प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पर ये वर्ड का प्रयोग कर रहा है वो है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर ये दो क्रियाओं को जोड़ रहा है। इसके पहले भी आप देख सकते हो वांट्स एक वर्ब है जिसके साथ पहले से एस और एस लगा हुआ है और इसके पश्चात टू के पश्चात फिर अपने को वर्ब भरनी है। यदि इस प्रकार का रूल अपने पास में एग्जाम्पल में दिया जाता है या एग्जाम में आ जाता है तो अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। कब करना है? एक बार रूल को देख सकते हैं कि टू या टू बी के पश्चात यानी कि ये दोनों होने चाहिए, उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, यानी कि ये रिक्त स्थान से पहले हो दोनों में से एनी वन, तो अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग रिक्त स्थान यानी ब्लैंक में करते रहते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। अनीसा इज गोइंग टू प्रूव दिस केस। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो पॉइंट दिया गया है इसमें दिया है अनीसा इज गोइंग टू, तो ये अपने पास में ये देख सकते हैं रिक्त स्थान यानी ब्लैंक से पहले जो वर्ड प्रयोग में लिया गया है ये पूर्ण रूप से एक ही बात को सिद्ध करता है और वह है अपने पास में है टू। तो टू या टू बी के पश्चात यही तो रूल्स अपना। तो टू या टू बी के पास अपने पास फिर टू आ रहा है तो टू के पश्चात कोष्ठक में दी हुई क्रिया का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोष्ठक में दी हुई क्रिया हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो जो रूल्स आपको प्रदर्शित किए जा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन आपके सामने किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को आप पूर्ण रूप से ध्यान भी दें और आपकी भविष्य की आने वाली जो जानकारियां हैं पूर्ण रूप से इन नियमों में आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखें नेक्स्ट रूल को।
नेक्स्ट रूल अपने को जानकारी प्रदान करता है, नेक्स्ट है बी का फॉर्मूला। अब बी क्या है, इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, तो इसको समझ सकते हैं। देखो बी एक वर्ब है, बी क्या है, वर्ब, क्रिया है ये भी एक, और इस वर्ब का जो अर्थ होता है, मीन होता है हिंदी में, वो होता है होना। इसका मीन होता है होना। लेकिन अपन इसको क्रियाओं के माध्यम से या फिर टेंस में किस किस प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है, तो अपन इसको पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट यानी प्रेजेंट टेंस में यदि बी का प्रयोग किया जा रहा हो, प्रेजेंट टेंस में बी का प्रयोग किया जा रहा हो, तो अपन इसमें यूज कर सकते हैं इज एम आर का। इज एम आर प्रेजेंट टेंस में बी की फॉर्म्स होती हैं। दूसरा, पास्ट टेंस में यदि बी को माना जाए, पास्ट टेंस में बी को माना जाए तो अपने पास में इसकी फॉर्म्स हो जाती है, इसका जो फॉर्म का मीन है, रूप, वो बदल जाता है, वो है वॉज या वर। यदि अपन इसी बात को फ्यूचर में चेंज कर लेते हैं, किस में चेंज कर लेते हैं, फ्यूचर में, तो इसका मीन हो जाता है विल या सेल। और इसके आगे अपने को एक चीज और लगानी होती है, बी, अर्थात विल बी या सेल बी, इसका मीन हो जाता है। बी तो पहले से अपने पास में रहेगा, लेकिन इसी का एक मीन होता है विल बी सेल बी, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट में यदि अपने को इसका यूज लेना हो तो इसे इज एम आर का रूप देंगे। पास्ट में यदि इसका रूप लेना हो यूज, तो अपन इसका वाज या वर का प्रयोग करेंगे। और फ्यूचर में इसका उपयोग करना हो तो अपन इसमें विल या सेल प्लस बी का प्रयोग करेंगे। इन तीनों का प्रयोग कहाँ होता है, इन तीनों का प्रयोग होता है, यहां देखते हैं, ब्लैंक से पूर्व, ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट होना आवश्यक है। मीन है ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट होना आवश्यक है। तो मैं इस बात को थोड़ा सरल लैंग्वेज में समझा सकता हूं कि ब्लैंक से पूर्व, यानी ब्लैंक का मीन होता है रिक्त स्थान से पूर्व सब्जेक्ट यानी कि कर्ता अपने पास में होना आवश्यक है। तब ही अपन को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में निम्न वर्ब्स का प्रयोग किया जा सकता है। बी की फॉर्म्स का प्रयोग ये होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो इसका एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल समझते हैं इनके। एग्जाम्पल है इंडिया कोष्टक में दिया बी रिच इन मिनरल्स। अब क्वेश्चन दिया गया इंडिया रिच इन मिनरल्स, भारत, इसका मतलब है या होना, रिच एंड अमीर इन मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थों में भारत अमीर है या अमीर था या अमीर होगा। तो ये तीनों चीज अपने पास में पता चलती है इज एम आर से, वाज या वर से, या विल बी सेल बी से। तो अपन यहां पर इन तीनों में से कौन सा पता लगाएं, यानी कि भरे तो आंसर तीनों में से भी कौन सा भरे। तो एक बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो अपने पास सब्जेक्ट है इस वाक्य में, ये सब्जेक्ट वर्तमान स्थिति को दर्शा रहा है या नहीं, यानी कि इंडिया वर्तमान में कार्य कर रहा या वर्तमान में है या नहीं, इस बात की जानकारी हमें मिलती है। तो आप सभी ध्यान दें, इंडिया वर्तमान में है, यदि इंडिया वर्तमान में है तो ये प्रेजेंट टेंस की जानकारी प्रदान कर रहा है, और प्रेजेंट टेंस की यदि जानकारी प्रदान कर रहा है तो अपन इज एम आर में से प्रयोग करेंगे। अपन किस में से प्रयोग करेंगे, इज एम आर में से इसका प्रयोग करेंगे। अब आपको पता है इज एम आर 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एलेक्सरी यहां पर 3 दी गई हैं, तो इसमें 3 में से ले कौन सा। तो आपको इतना पता होना चाहिए, इज का प्रयोग अपन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग में लेते हैं, एम का प्रयोग आई सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं, और आर का प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में अपन लेते हैं। तो ये है अपने पास में इंडिया सिंगुलर है या प्लूरल। तो इंडिया अपने पास में है सिंगुलर, और सिंगुलर है तो अपने इसमें यूज कर सकते हैं इज का। तो अपने पास में आंसर हुआ इंडिया इज रिच इन मिनरल्स,
इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, और यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस को दर्शाया इसलिए इज का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट उदाहरण भी देख सकते हैं आप, नेक्स्ट एग्जाम्पल में है राजेंद्र गुप्ता बी कोष्ठक में है आवर प्रिंसिपल इन माई चाइल्डहुड। क्वेश्चन अपने पास में दिया गया है कि राजेंद्र गुप्ता ये एक सब्जेक्ट है इसमें काम करने वाला, और ये राजेंद्र गुप्ता है ये सब्जेक्ट का है, इसमें रूप क्या कहना चाहता है क्वेश्चन देखो, प्रिंसिपल हमारे प्राचार्य इन माई मेरे बचपन, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, मेरे बचपन में राजेंद्र गुप्ता हमारे प्राचार्य। अब इसमें देखो हैं, थे या होंगे, यदि है का प्रयोग दे रहा है तो हमारे पास में आंसर आएगा इज हमारे में से, था या थी का आंसर दे रहा है तो अपन भरेंगे इसमें वाज या वर का प्रयोग, और यदि होगा या होगी का प्रयोग दे रहा है तो अपन भरेंगे इसमें विल या सेल। अब देखो राजेंद्र गुप्ता अपने पास में प्रिंसिपल मेरे बचपन में, तो आंसर दे रहा है अपने पास में था या थी का, तो राजेंद्र गुप्ता मेरे बचपन में हमारे प्रिंसिपल थे। मेरे बचपन में हमारे प्रिंसिपल कौन थे? मिस्टर राजेंद्र गुप्ता। कौन थे? मिस्टर राजेंद्र गुप्ता। तो अपन दोनों में से कौन सा भरें? तो दोनों में से फिर अपन देख लेते हैं, वाज या वर में से अपने पास में आंसर आएगा वाज। क्यों? क्योंकि वाज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। वाज का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और यदि वर का प्रयोग अपने को करना होता तो प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग इसमें करते। तो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब बहुवचन कर्ता होना चाहिए था, तो बहुवचन कर्ता अपने पास में है नहीं, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता एक ही अपने पास में सब्जेक्ट है। और यहां पर आंसर आएगा वाज। आंसर क्या आएगा? वाज। अपन नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन की। तो देखो ही कोष्टक में दिया बी ओनर इन फ्यूचर। क्वेश्चन को आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। जो क्वेश्चन अपन डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं ये बिल्कुल सामान्य क्वेश्चनों में नहीं है, आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो जटिलता इसमें पेश होती है। क्वेश्चन दे रहा है ही बी ओनर इन फ्यूचर, वह भविष्य में ओनर यानी मालिक बनेगा। यानी कि बनेगा कब? भविष्य में। बनेगा कब? भविष्य में। तो आपको अभी बताया था मैंने, गा गे गी का भाव यदि प्रकट कर रहा हो, होगा होगी, तो अपन सेल या विल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भी कंफ्यूज है कि विद्यार्थी विल का प्रयोग करे या सेल का। तो ध्यान दें, ब्लैंक से पूर्व अपने पास जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट यदि आई और वी होता, इसकी जगह क्या होता? आई और वी होता, तो अपन इसमें सेल का प्रयोग करते। लेकिन हमारे पास में ब्लैंक से पूर्व जो सब्जेक्ट है वह क्या है? ही। और ही सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है? आई और वी नहीं है, तो अपन क्या भरेंगे? विल। और कोष्टक में दी हुई जो वर्ब है उसको ऐसे कैसे उतार देंगे, तो ये हो गया ही विल बी ओनर इन फ्यूचर। आंसर क्या हुआ? ही विल बी ओनर इन फ्यूचर। तो इसका बी का रूल्स तो एक तो क्लियर यहां होता है। नेक्स्ट रूल है इसका बी का, क्या है देखिएगा, यदि ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट न हो, ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट न हो, जो सेंटेंस अपने पास में देके रखा हो और उसमें सब्जेक्ट का प्रयोग ही न किया गया हो, तो हम वहां पर क्या करेंगे? तो वहां बी ही आंसर होगा। अर्थात इस बात को अपन पूर्ण रूप से निम्नानुसार भी समझ सकते हैं कि यदि सेंटेंस में ब्लैंक से पूर्व, यदि सेंटेंस में ब्लैंक यानी रिक्त स्थान से पूर्व सब्जेक्ट न हो, तो वहां केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। और यहां पर बी है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यही आंसर मान्य होगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं।
एग्जाम्पल दिया गया, बी ऑनेस्ट एंड डू गुड वर्क। अब जो सेंटेंस आपको दिया गया, सेंटेंस को पूर्ण रूप से अपन समझ सकते हैं कि ब्लैंक अपने पास में सेंटेंस के स्टार्ट में है, सेंटेंस के कहाँ हैं, स्टार्ट में, लेकिन अपने पास जो सेंटेंस के स्टार्ट से पूर्व, सेंटेंस के स्टार्ट से पूर्व जो ब्लैंक है, इससे पूर्व अपने पास में सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सब्जेक्ट यदि सेंटेंस में नहीं हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर बी ही आंसर मान्य होता है। एग्जाम्पल सेकंड है अपने पास में, बी कोष्टक में बी आगे दिया अवेयर टू क्लेवर्स। अब सेंटेंस को देखते हैं, फिर अपने पास में ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट नहीं होने के रीजन में अपन आंसर भरेंगे बी। तो जो बी का रूल्स फॉलो हमने किया, इसका डिस्क्रिप्शन किया, तो बी के रूल्स में अपन समझ सकते हैं बी का वास्तविक मीन होता है, रियल मीन है इसका बी का होना, और इस बी के निम्न जो अर्थ हैं, मीन्स होते हैं, वो निम्न प्रकार से दर्शाए गए हैं। यदि प्रेजेंट टेंस में है तो इसका मीन होता है इज, एम, आर, पास्ट में है तो इसका मीन हो जाता है वाज या वर, और फ्यूचर में है तो इसका मीन हो जाता है विल या सेल प्लस बी, विल या सेल प्लस बी। इसका भी एक फॉलो में रूल्स बताया गया था कि ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट होना आवश्यक है। इनका प्रयोग कहाँ किया जा सकता है कि ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट होना आवश्यक है, जिसके एग्जाम्पल अभी अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन किए थे। नेक्स्ट इसी बी का नेक्स्ट नियम है कि यदि ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट न हो, ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट न हो तो वहाँ बी ही आंसर लगता है या बी ही आंसर होता है। आंसर बी कहाँ होता है, जहाँ ब्लैंक से पूर्व सब्जेक्ट ही नहीं हो तो वहाँ बी ही आंसर होता है। और आप देख सकते हो कि अभी अभी मैंने डिस्क्रिप्शन किया है कि यदि बी से पूर्व सब्जेक्ट नहीं हो तो बी ही आंसर मान्य होता है। ये था आपका बी का एक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूले को देखते हैं जो है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में अपन बात करें, इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का। जो फर्स्ट फॉर्म हमेशा ब्लैंक्स यानी कि कोष्ठक में दी जाती है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स जो है अपने पास में स्टूडेंट्स, उनका जो क्वेश्चंस है वह यह उठता है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस होता क्या है, और ये क्वेश्चन में आ जाए तो हम इसकी पहचान कैसे करें, हमें कैसे पता चले कि वाक्य में जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव ही है। तो आपको ध्यान देना है निम्न बातों पर। यदि सेंटेंस में सलाह दी गई हो, यदि सेंटेंस में सलाह यानी कि एडवाइस, सेंटेंस में एडवाइस दी गई हो, सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया हो, सेंटेंस में ऑर्डर मीन आदेश दिया गया हो, सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई हो, और रिक्वेस्ट का मीन होता है प्रार्थना करना, या सेंटेंस में सुझाव दिया गया हो, मीन है सजेस्ट, सुझाव दिया गया हो, निम्न में से एनी वन कोई सा भी सेंटेंस अपने पास में हो, अपन सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस में कौन से सेंटेंस शामिल किए गए हैं, एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, जो फॉलोइंग सेंटेंस है निम्न में से कोई सा भी अपने पास में हो, अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इनमें भी आपको कुछ बता दिया जाए, अपने पास में सेंटेंस से प्रार्थनात्मक हो अर्थात रिक्वेस्टेड सेंटेंस, उसकी पहचान है कि ब्लैंक से पूर्व, अपने पास में ब्लैंक से पूर्व
सर, एक्सक्यूज मी, काइंडली, सॉरी आदि जो वर्ड्स हैं इनका प्रयोग किया गया होता है। या फिर सुझावात्मक सजेस्ट सेंटेंस है, निम्न में अपन पास में जो सेंटेंस है उसमें लेट्स या लेट वर्ड का प्रयोग किया होता है। लेट का प्रयोग अनेक बार आपको ऑर्डर वाले सेंटेंस में भी मिल जाता है। देख सकते हैं एग्जाम्पल, प्लीज अवॉइड दिस स्टोन। एग्जाम्पल सेकंड है, टेक फूड एट टाइम। नेक्स्ट है, लेट्स वॉक इन इवनिंग। अपने पास में सेंटेंस 3 टाइप्स दिए गए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, इस सेंटेंस को जैसे कि अभी इसका एक्सप्लेनेशन किया गया था, आप भी इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। सेंटेंस में अपने पास में ब्लैंक से पूर्व दिया गया प्लीज, सॉरी, एक्सक्यूज मी, काइंडली, सर, एनी वर्ड में से वन वर्ड का प्रयोग किया गया है प्लीज। ये वर्ड अपने को डिस्क्रिप्शन करता है कि ये रिक्वेस्टेड सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? रिक्वेस्टेड। यदि सेंटेंस रिक्वेस्टेड होता है, यदि सेंटेंस रिक्वेस्टेड होता है या फिर ऑर्डर वाला होता है या सजेस्ट वाला होता है, सभी किस में शामिल किए गए हैं? इंपेरेटिव में। और इंपेरेटिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपन देख सकते हैं कि प्लीज जो सेंटेंस है, इसमें प्लीज से पता चलता है सेंटेंस रिक्वेस्टेड है। और इससे पूर्व यदि अपन प्लीज को क्लोज करते हैं तो अपने पास में ब्लैंक से पूर्व कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलता है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर अपन अवॉइड ही भरते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट कोई भी नहीं होता है तो वहाँ पर अपन प्लूरल सब्जेक्ट या नए होने के बाबत में अपन एक वचन यानी कि सिंगुलर और प्लूरल का पता नहीं लगा सकते। और सिंगुलर प्लूरल का जहाँ हमें जानकारी नहीं होती है, अपन वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। सेकंड है, टेक फूड एट टाइम। ये किस चीज़ का वर्णन कर रहा है? सेंटेंस में हमें जानकारी मिली, ये वाक्य में सलाह दी जा रही है, अर्थात एडवाइस। वाक्य में क्या दी जा रही है? एडवाइस दी जा रही है समय पर भोजन करने की। किस चीज़ की एडवाइस दी जा रही है? समय पर भोजन करने की। तो यहाँ पर अपने पास में जो टेक वर्ड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ही इसमें प्रयोग ली जाएगी। नेक्स्ट में अपन बात करते हैं थर्ड वाले में। थर्ड वाला सेंटेंस अपने को कह रहा है लेट्स। लेट्स का मीन होता है आओ, अर्थात ये सेंटेंस अपने पास में है सजेस्टेड। कौन सा सेंटेंस है? सजेस्ट। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस? कि लेट्स के मीन है आओ, वॉक यानी चलें, इन यानी में, वॉक का मतलब तो घूमने जाना, इन यानी में, इवनिंग यानी शाम में, यानी शाम को घूमने चले। इस बात का वर्णन सेंटेंस में किया गया है, तो इस वाक्य में सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर कोष्टक में दी गई क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात यहाँ पर वॉक का वॉक आएगा। ये तो था आपका इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरना। अब एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट नहीं है तो हम इसमें प्लूरल क्यों भर रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको प्रदान करूं। कि सलाह हो, सुझाव हो, चाहे प्रार्थना, हमेशा यूं से किया जाता है। हमेशा किससे किया जाता है? यूं से, क्योंकि अपने पास जो यूं सब्जेक्ट है वो सामने प्रस्तुत होता है। और हम प्रार्थना भी कर रहे हो तो तुमसे करते हैं, सलाह भी दे रहे हो तो तुमको देते हैं, सुझाव भी दे रहे हो तो तुमको देते हैं। तो जो तुम शब्द है वो इस वाक्य में से विलुप्त कर दिया गया है। इस वाक्य में अपन ये भी कह सकते हैं, कृपया तुम इस पत्थर को हटाओ। एक बार आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं सेंटेंस का कि कृपया तुम इस पत्थर को हटाओ। इसमें कह सकते हैं तुम समय पर भोजन खाओ या लो। इसमें कह सकते हैं आओ तुम शाम को घूमने चलिए। नहीं, इस सेंटेंस में अपन देखते हैं तो सेंटेंस में पता चलता है कि हमारे पास में जो सब्जेक्ट है वो क्या मिस हो रहा है? यूं। और यूं सब्जेक्ट देखा जाए तो क्या है? प्लूरल। और प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पर भी अपन देखें तो वैसे क्या भर सकते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आंसर कैसे भी लो, आंसर तो वही आएगा। तो ये तो था आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं पैसिव वर्ब। नेक्स्ट रूल अपने पास में पैसिव वर्ब।
वाले सेंटेंस। पैसिव वर्ब वाले सेंटेंस में आंसर भरते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि पैसिव वर्ब का मीन है पैसिव वाला वाक्य। तो ऐसे सेंटेंस भी एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं कि पैसिव वाले सेंटेंस हो तो आंसर कैसे दें। तो आपको पता ये भी होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव बनाते समय, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पैसिव बनाते समय इसे इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में एक्सचेंज कर देते हैं। किस में बदल देते हैं? इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो इज, एम, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो ऐसा सेंटेंस हम पहचान कैसे करें यदि आ जाए एग्जाम में? तो हम पहचान कैसे करें? जिसका एक नोट लिख रहा हूँ, सभी को ध्यान देना होगा। नोट है सेंटेंस में कार्य संपूर्ण हो जाएगा, किंतु कार्य करने वाला सब्जेक्ट सेंटेंस में से विलुप्त होगा, या बाई के पश्चात लगा होगा, बाई के पश्चात लगा होगा। एवं प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की एडवर्ब सेंटेंस में लगी होगी, अपन इसका एक बार डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं। एक्सप्लेनेशन करना आवश्यक है, विदाउट एक्सप्लेनेशन एनीथिंग। देखो, सेंटेंस में कार्य संपूर्ण हो जाएगा, किंतु कार्य करने वाला सब्जेक्ट सेंटेंस में से विलुप्त होगा। मीन यह है कि कार्य करने वाला कर्ता वाक्य में नहीं होगा, किंतु कार्य को दर्शाया गया होगा, या तो विलुप्त होगा, या फिर वो सब्जेक्ट है वो बाई के पश्चात लगा हुआ मिलेगा। या सब्जेक्ट कहाँ लगा हुआ मिलेगा? बाई के पश्चात। फिर ऐसा तो कोई से भी सेंटेंस में आ सकता है, लेकिन अपन पहचान कैसे करें कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में जेमारी भरना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है? तो इस बात का भी जानकारी है कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की एडवर्ब वाक्य में शामिल होगी। और बाकी एग्जाम्पल के बिना अपन क्वेश्चन को क्लियर नहीं कर सकते। देख भी सकते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से अपन देखते हैं। दिस फेयर ऑर्गेनाइज हियर एवरी ईयर। आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है। शॉर्टली सेंटेंस में समझाई गई जो वर्ड्स हैं उनको देखना भी है और समझना भी है। अब देखो, अपन इस सेंटेंस को समझते हैं तो सामान्यतः जानकारी लेते हैं। सबसे पहले अपने पास में जो वर्ड मिला है अपने को सेंटेंस में, वह है एवरी ईयर मिला है। कौन सा वर्ड मिला है? एवरी ईयर। और एवरी ईयर से एक्सप्लेनेशन ये किया जा सकता है कि सेंटेंस अपने पास में प्रेजेंट इंडेफिनेट का, जैसे कि मैंने आपको एडवर्ब लिखा था, इसमें शुरू में बता दिया था कि यदि अपने पास में निम्न एडवर्ब में से कोई सा भी सेंटेंस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट की तरफ इशारा करता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का पता किससे चला अपने को? एवरी ईयर से। चलो, प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस तो है।
अब ये सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। अब सेंटेंस को थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, इसका मीन निकालते हैं। दिस का मीन होता है यह, फेयर का मतलब मेला, यह मेला। ऑर्गेनाइज का मीन होता है आयोजित करना या आयोजित होना। हियरइन यहाँ पर एवरी ईयर मीन है यह मेला प्रत्येक वर्ष यहाँ आयोजित होता है। यह मेला प्रत्येक वर्ष यहाँ आयोजित होता है। तो मैं यहाँ आपसे भी एक क्वेश्चन खड़ा करना चाहूंगा कि यह मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित हो तो रहा है और यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इसमें इस मेले को आयोजित करने वाला कौन है? क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज को आयोजित करना हो, संगठित करना हो तो कोई ना कोई या तो सभा होती है या फिर कोई समूह बनाया जाता है या फिर किसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। लेकिन सेंटेंस में इसका तो कोई अपने पास नामो निशान ही नहीं है। अपने पास में तो इतना ही कहा गया कि सेंटेंस में कि यह मेला प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। तो अपन नोट की तरफ फिर ध्यान देते हैं कि सेंटेंस में कार्य संपूर्ण हो जाएगा, कार्य आयोजित होने का है वो हो गया जो प्रत्येक वर्ष हो रहा है, लेकिन सेंटेंस यानी कि सब कार्य हो जाए किंतु कार्य करने वाला सब्जेक्ट सेंटेंस में विलुप्त होगा। तो यही जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि इस वाक्य में अपने पास में सेंटेंस में यही जानकारी मिल रही है कि कार्य सब्जेक्ट है, इसमें वो नहीं है कार्य करने वाला, और सेंटेंस में अपने पास में जो कार्य हो रहा है यानी मीन है मेले को आयोजित करने का वो दर्शाया गया है जो प्रत्येक वर्ष हो रहा है। तो इस बात से पता चलता है सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वर्ब का सेंटेंस है। और यदि पैसिव वर्ब का है तो अपन देखते हैं, अभी आपको एक्सप्लेनेशन किया गया था इज एमआर का जो यूजेज है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इज का यूज किया जाता है सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर, एम का यूज किया जाता है सब्जेक्ट आई होने पर, और आर का प्रयोग किया जाता है सब्जेक्ट प्लूरल होने पर। तो अपने पास में दिस फेयर सिंगुलर है, इसके लिए अपन यूज कर सकते हैं इज का। और जो कोष्टक में दी गई ऑर्गेनाइज, इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग अपन करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड इसमें प्रयोग ली जा सकती है और आंसर अपना होगा इज ऑर्गेनाइज्ड। आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे दिस बुक PUBLISH पब्लिश एवरी मंथ हियर। इसका एक्सप्लेनेशन आप भी कर सकते हैं और आप इसके आधार पर आंसर भी दे सकते हैं कि अपने पास में जो वर्ड दिया गया एवरी ईयर हमें जानकारी प्रदान करता है कि सेंटेंस अपने पास में प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, अपने पास में प्रेजेंट इंडेफिनेट का, लेकिन सेंटेंस में दिस बुक यह पुस्तक और इस पुस्तक को पब्लिश यानी प्रकाशित करवाने वाले की जानकारी पूर्ण रूप से पूरे सेंटेंस में नहीं है। तो यह सेंटेंस भी किसका है? पैसिव वर्ब का। और यदि अपने पास में पैसिव वर्ब का सेंटेंस है तो अपने पास में दिस बुक सिंगुलर है तो अपन क्या भरेंगे? इज, और पब्लिश की जगह हो जाएगा पब्लिश्ड, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें प्रयोग ली जाएगी। तो सेंटेंस में अपन आसानी से समझ सकते हैं कि जो रूल्स अपन फॉलो कर रहे हैं उनमें अपने को कुछ चीज़ों की जानकारी भी रखनी होती है, और शॉर्टली अपन जो जानकारी रख रहे हैं वो बहुत ही छोटी छोटी जानकारी होती है। स्मॉल से जो जानकारी है, नॉलेज है, वह विद्यार्थी के लिए आवश्यक भी है, क्योंकि स्टूडेंट से नॉलेज रखते समय अपने आप को ये समझता है कि मेरे कुछ चीज़ों का जानकारी मैंने पहले से प्राप्त कर लिया, मेरे को पहले से आता है, लेकिन स्टूडेंट्स में कुछ जानकारियाँ कमी रह जाती हैं जो विद्यार्थी कई बार उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन स्टूडेंट्स को इग्नोर ना करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि वही रूल एग्जाम में पूछ लिया जाए तो फिर विद्यार्थी उनमें मात खा जाता है। नेक्स्ट रूल की बात करें अपन, तो नेक्स्ट रूल अपने पास में कि वे वाक्य जिनमें मानव को अर्थात ह्यूमन को कर्ता न मानकर मनुष्य की यानी मानव की शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को कर्ता माना जाए। अटपटा सा क्वेश्चन है, एक अलग ही जानकारी प्रदान कर रहा है कि वे वाक्य जिनमें मानव को कर्ता न मानकर
जिनमें मानव को कर्ता न मानकर मानव द्वारा की गई शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को कर्ता माना जाए। शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को कर्ता माना जाए। क्या बोला मैंने कि वे वाक्य जिनमें मानव को कर्ता न मानकर मानव द्वारा की गई शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को, अर्थात कह सकते हैं फिजिकली या मेंटली जो एक्सरसाइज हैं, उनको इसमें सब्जेक्ट माना जाता है। देखते हैं। तो पहले ये भी पॉइंट है कि इसमें भरें क्या। ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो हमें ऐसे सेंटेंस में भरना होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस उसमें लगा दिया जाता है। क्या भरेंगे अपन उसमें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दे रखा है वो फर्स्ट फॉर्म ही होती है और उसके साथ अपने को जोड़ना है एस और ईएस। देखो कैसे, एग्जाम्पल भी देखना है। एग्जाम्पल है अपने पास रीडिंग ब्लैंक मेक ए मैन कंप्लीट। ए मैन कंप्लीट। अपन ये भी देखते हैं इसमें कि हमें पता कैसे चले कि सेंटेंस में इसमें मेन सब्जेक्ट है या फिर रीडिंग सब्जेक्ट है। तो आपको एक छोटी सी जानकारी प्रदान करें, आप कभी भी हमेशा के लिए इस चीज की जानकारी रखें, किसी भी सेंटेंस में आपको कौन इस शब्द की जानकारी जो शब्द दे रहा हो वह सब्जेक्ट होता है। वह क्या होता है? सब्जेक्ट। जैसे प्रीवियस सेंटेंस है उनमें भी आप लेके देख सकते हो, इसमें भी लेके देख सकते हो। तो मैं इसमें एक बार ट्रांसलेशन करता हूं और हिंदी अनुवाद लिखता हूं। क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस? रीडिंग का मतलब है यहां पर पढ़ाई, मीन है अपने पास में पढ़ाई मनुष्य को कंप्लीट का मतलब है संपूर्ण और मेक का मतलब है बनाती है। अब आप देख सकते हैं कि मनुष्य को संपूर्ण कौन बनाती है। मैंने अभी लिखा था, आपसे कहा भी था कि कौन का पता लगाओ, सब्जेक्ट मिलेगा। मनुष्य को संपूर्ण कौन बनाती है? तो यह जानकारी हमें दे रही, पढ़ाई बनाती है। कौन बनाती है? पढ़ाई। तो हमारे पास में सब्जेक्ट क्या हुआ? पढ़ाई, अर्थात इंग्लिश में कहें तो रीडिंग। तो अपने पास में जो रीडिंग शब्द है ये क्या है? ये ह्यूमन है या फिर कोई एनिमल है या फिर बर्ड है? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ये रीडिंग जो वर्ड है अपने पास में ये एक्सरसाइज है, माइंडली एक्सरसाइज। क्या है? मेंटली या माइंडली एक्सरसाइज है, जिसमें ये दर्शाया जा रहा है कि पढ़ाई किसकी होती है? शारीरिक द्वारा तो की जा नहीं सकती, शरीर के द्वारा करें, इसको तो मानसिक के तौर पर कहा जा सकता है। तो अपने पास में पॉइंट था कि मनुष्य की या मानव की शारीरिक या मानसिक क्रियाओं को सब्जेक्ट मान लिया जाए। तो अपने पास मान लिया, तो अपने को भरना क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कोष्टक में दी है वो प्लस उसके साथ में एस और एस लगाना है, अपना आंसर कंप्लीट होगा। तो आंसर में हमारे पास में आया मैक्स। आंसर में क्या आया? मैक्स। नेक्स्ट सेंटेंस में अपन देख सकते हैं स्विमिंग BUILD build a man's मस्कल। मीन है स्विमिंग का मतलब है तैरना, जो एक मनुष्य की शारीरिक क्रिया है।
जो क्या है, मनुष्य की एक शारीरिक क्रिया। बिल्ड का मतलब है निर्माण करना या बनाना। ए मेंस एक मनुष्य की मस्कल से नहीं मांसपेशियों को, अर्थात मनुष्य की मांसपेशियों का निर्माण कहने का मतलब ऐसे नहीं कि मनुष्य जो तैरता है उसी की मांसपेशियां बनती है, कहने का हष्ट पुष्ट बन जाती हैं। तो इस बात से पता चलता है कि सेंटेंस में अपने को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ में एस और एस का प्रयोग करना है। तो आंसर अपने पास में आएगा बिल्ड्स। आंसर क्या आएगा अपने पास में? बिल्ड्स। नेक्स्ट ये था आपका रोल जिसमें अपने को दर्शाया गया था कि ह्यूमन को सब्जेक्ट न मानकर ह्यूमन द्वारा फिजिकली या माइंडली एक्सरसाइज को अपन क्या मान लिया जाए? सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो अपन उसमें भरते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और एस का प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट रूल है अपने पास में और बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा हार्ड ना समझे, रूल्स को कैसे समझ जाओ कि रूल्स तो बहुत काफ़ी रूल्स लिखा रहे हैं हमारे को, इससे कंफ्यूज करें, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट रूल है डोंट के पश्चात ऑलवेज यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा गया है कि डोंट के पश्चात हमेशा, ऑलवेज का मीन होता है हमेशा, यूज का मतलब उपयोग में ली जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलवेज के पश्चात ऐसे नहीं है, डोंट के पश्चात हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास में डोंट TOUCH टच वायर। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में अपने को चेतावनी या फिर सेंटेंस में किसी चीज़ को, कार्य को करने हैं तो हमें पाबंद आदि किया जा सकता है, जिसके लिए डोंट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये डोंट दिया, डोंट के पश्चात, तो डोंट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये नियम आपको याद रखना है कि रिक्त स्थान यानी ब्लैंक से पूर्व यदि डोंट वर्ड दिया गया हो तो इसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही करेंगे। नेक्स्ट है डोंट कट ग्रीन ट्रीज। सेंटेंस में फिर ब्लैंक से पूर्व क्या अपने पास में डोंट, और डोंट के साथ अपने को वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म का। तो अपन भर देते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार से अपन जानकारी प्राप्त करते हैं छोटे छोटे रूल्स की, जो स्मॉल रूल्स हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्रिएशन करने के बारे में बताते हैं और जानकारी ये भी देते हैं कि आंसर को फॉलो किस प्रकार से एग्जाम में करना है। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताते हैं इसके आगे वाले रूल्स को, और यदि कोई भी समस्या आपको हो तो इसके नोट्स भी आपको प्रदान किए जाएंगे। तो उस नोट्स में जो PDF फाइल आपको प्राप्त होगी उसमें आपको पूर्ण रूप से लिखावट में मिलेंगे, लिखे हुए मिलेंगे। तो आप ध्यान दें कि यदि आपको कोई समस्या चल रही हो तो आप पूर्ण रूप से उसको 1-2 बार समझें, फिर भी नहीं होती है तो आप कमेंट डाल के उसको कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।